सलाम व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के फोर्थ लेक्चर के साथ कामरान अरशद हाजिर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है और आखिर इनको नाम किस तरह से दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डेटा टाइप्स पर। डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर और डबल शामिल हैं। फिर इसके बाद हम इन सब की प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखेंगे, यानी C++ के कोड के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने लेक्चर की जानिब, लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रोडक्शन। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको अभी तक के कवर किए गए सिलेबस में से कुछ सवालात पूछना चाहता हूं, ताकि आप उन सवालात को पिछले लेक्चर्स के साथ रिलेट करके आज के लेक्चर को आसानी से समझ सकें। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसके मुताबिक कंप्यूटर क्या करता है? सर, कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है। जी हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है। तो कंप्यूटिंग के लिए कंप्यूटर किस चीज़ को प्रोसेस करता है? किस चीज़ को प्रोसेस करके कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है? सर, कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जी हाँ, इनपुट को करता है, लेकिन इनपुट भी तो कोई शय है। इनपुट आखिर क्या शय है? सर, इनपुट एक डेटा है। जी हाँ, इनपुट एक डेटा है। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए क्या कहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है? जी हाँ सर, हमें ज़रूरत होती है। तो आप बताइए, कंप्यूटर इस डेटा को किधर स्टोर करता है? सर, मेमोरी में। बिल्कुल सही जवाब, आप बिल्कुल सही पहुँचे। तो जैसा कि आपने इन सवालात से देखा कि कंप्यूटर कंप्यूटिंग के लिए इनपुट को प्रोसेस करता है और इनपुट एक डेटा है, तो इसे स्टोर करने की कहीं ज़रूरत होती है। तो मेमोरी में जिस जगह पर हम डेटा को सेव करते हैं, या जिन छोटे छोटे कंटेनर्स में या मेमोरी चंक्स में डेटा को स्टोर करते हैं, उन्हें अगर हम कोई नाम दे लें तो उन्हें हम वेरिएबल कह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक वेरिएबल्स की जानिब। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वेरिएबल्स मेमोरी चंक्स हैं जिनके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। इसे समझने के लिए जिस तरह से मैंने प्रोग्रामिंग की कुकिंग के साथ तशबीह जाहिर की थी, इसी तरह से आज के लेक्चर में भी मैं आपको वेरिएबल्स का इस्तेआरा इंग्रेडिएंट्स के तौर पर दिखाऊंगा। जिस तरह से कुकिंग के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स को कुक करते हैं और हमें एक डिश देते हैं, इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो डेटा की नेचर के हिसाब से हर डेटा एक टाइप का नहीं होता। डेटा की नेचर के हिसाब से हम वेरिएबल्स के टाइप डिफरेंट रखते हैं, यानी कि वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप हैं डेटा की नेचर के हिसाब से। इन टाइप्स को हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमारे यहाँ दो कंसेप्ट्स पाए जाते हैं। एक तो है डिक्लेरेशन का कंसेप्ट और एक है इनिशियलाइजेशन का कंसेप्ट। डिक्लेरेशन का कंसेप्ट ये है कि हम कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कंटेनर इस नाम के साथ अलहदा रख दो, हम इसमें अपना डेटा बाद में स्टोर या प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जगह, एक खाली स्पेस इस टाइप का इस रख लो, हम उसमें बाद में डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स C++ में कुछ इस तरह से है कि हम डेटा टाइप का नाम लिखते हैं और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यानी कि हम उस जगह का, उस खाली स्पेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं हम वो नाम लिखते हैं। डेटा टाइप नेम जो है वो C++ में पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, यानी हर डेटा टाइप के लिए C++ के पास पहले से ही डिफाइंड वर्ड्स हैं। वो हम वर्ड लिखेंगे और उसके आगे हम अपना कोई भी XYZ नाम लिख लेंगे।
तो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ये था। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप घबराइए मत, हम इसको इस लेक्चर के आखिर पर C++ कोड के थ्रू समझने की भी कोशिश करेंगे। और फिर अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइज करने के लिए हम वो जो वेरिएबल का नाम हमने ऊपर डिफाइन किया होता है डिक्लेरेशन में, हम वो नाम लिखते हैं, उसके आगे इक्वल लिखते हैं और आगे हम जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने XYZ वेरिएबल का नाम रखा तो मैं XYZ इज इक्वल टू वैल्यू कर दूंगा। वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि मैं उसमें डेटा स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो ये थे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के सिंटैक्स। तो इनको हम अगर दोनों स्टेप्स को इकट्ठा करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि डेटा टाइप का नाम लिखकर वेरिएबल का नाम लिखें जो हम उस वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हैं, और उसके आगे इक्वल डाल के वैल्यू लिख के सेमीकोलन डाल दें। तो इस तरह से हमारे ये दोनों स्टेप्स एक ही स्टेटमेंट में हो सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम रूल्स की जानिब के। वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए हम किन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और वेरिएबल्स के नाम कैसे होते हैं। तो पहला C++ में कंस्ट्रेंट ये है कि वेरिएबल का नाम हमेशा ABC वाले अल्फ़ाबेट्स यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर के साथ बना होगा। यानी इस नाम के अंदर इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ नहीं आ सकती। और दूसरा रूल इसका ये है कि C++ में वेरिएबल का नाम हमेशा अंडरस्कोर या किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट या लेटर से स्टार्ट होगा। तीसरा रूल ये है कि इसके अंदर ब्लैंक स्पेसेस और स्पेशल करैक्टर्स नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते, वरना कंपाइलर आपको एरर देगा। इसके अलावा आप C++ के कीवर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये हमारी स्टैटिक लैंग्वेजेस होती हैं और इनमें हर कीवर्ड का मतलब एक ही होता है। अगर हम उस कीवर्ड को वेरिएबल के नाम पर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो मल्टीपल मीनिंग्स हो जाएंगे और हमारा कंपाइलर कंफ्यूज्ड हो जाएगा। इसलिए हम वेरिएबल का नाम किसी C++ कीवर्ड के ऊपर नहीं रख सकते। और इसके अलावा एक नाम वेरिएबल का एक नाम हमेशा 31 लेंथ से एक्सीड नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल के C++ केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल A स्मॉल a से डिफरेंट शुमार होगा। इसको हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की जानिब। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड्स में देखा कि वेरिएबल्स दरअसल मेमोरी चंक्स ही होते हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो आखिर किस मेमोरी चंक में किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, ये हम कंप्यूटर को किस तरह से कमांड देते हैं, ये हम देखेंगे आज के ही लेक्चर में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। डेटा को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स और एक आखिरी है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बहुत ही प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं और इनसे हम दूसरे डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं। इनको मिलाकर हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में रेफरेंसेस, एरेज, पॉइंटर्स वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है। ये हम इस प्रोग्रामिंग कोर्स के लेक्चर्स में देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इंटीजर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, वो उनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। लेकिन आप C++ के पैराडाइम में इंटीजर्स को समझने के लिए ये देख लीजिए कि हर डिजिट और या हर नंबर जो कि डेसिमल से बगैर हो, अशारिया के बगैर हो, उसे हम इंटीजर कहते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। 0 भी एक इंटीजर है।
और C++ में इंटीजर को सेव करने के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व होती है, यानी एक इंटीजर के लिए C++ 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करता है। और इसकी रेंज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, इस नेगेटिव नंबर से लेकर इस पॉजिटिव नंबर तक है। अब देखते हैं कि आखिर इंटीजर्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। आपको रूल याद होगा कि हम डेटा टाइप का नाम लिखते थे और फिर आगे वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो इंटीजर्स के लिए C++ में इंट डेटा टाइप का नाम है। हम जब भी इंटीजर डिक्लेयर करवाएंगे इंट लिखेंगे और फिर आगे हम वेरिएबल का नेम यानी अपनी मनपसंद का कोई भी नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल में दिया है इंट x। तो अब होगा ये कि कंप्यूटर इस कमांड को देखकर 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व कर देगा और उसका नाम x रख देगा। अब इंटीजर को इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है? सिंपल वेरिएबल का नाम लिख के, जो कि आपने ऊपर इनिशियलाइज किया होता है, डिक्लेयर किया होता है, उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। जिस तरह के मैंने ऊपर इंट x डिक्लेयर किया था, अब इस x के अंदर मैंने 10 सेव करवाना है, तो मैं x = 10 लिख दूंगा। इसी तरह से आप इन दोनों स्टेप्स को इकट्ठे भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके लिए आपको इन दोनों स्टेप्स को मर्ज करके लिखना पड़ता है, इंट x = 10। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले डेटा टाइप की जानिब, जो कि करैक्टर्स हैं। करैक्टर्स दरअसल 1 बाइट की मेमोरी होती है। C++ में करैक्टर के लिए 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व होती है और इसके अंदर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल करैक्टर्स जैसा कि हैश, ऐट और इस तरह के बहुत से करैक्टर्स जैसा कि एंटर का करैक्टर, बैकस्पेस का करैक्टर, एंड लाइन का करैक्टर, ये सारे करैक्टर हम सेव करवाते हैं। तो इसकी डिक्लेरेशन के लिए हम char यूज़ करते हैं और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे कि मैंने नीचे अपने मनपसंद का नाम y लिखा है, char y। और इस तरह से ये क्या करेगा, 1 बाइट की मेमोरी जो है उसको y नाम दे देगा और कंप्यूटर को स्पेसिफाई कर देगा कि इस 1 बाइट की मेमोरी जिसका नाम y है उसके अंदर आपने करैक्टर को सेव करवाना है। तो करैक्टर इनिशियलाइज करने के लिए हम सिंपल वही वाला रूल फॉलो करेंगे, वेरिएबल के नाम के आगे इक्वल डाल के वैल्यू लिख देंगे। जिस तरह के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, y = A। तो ये रहा है कि वो जो हमने 1 बाइट की मेमोरी जिसका नाम हमने y लिखा था उसके अंदर A स्टोर हो रहा है। इसी तरह से हम इन दोनों स्टेप्स को इकट्ठे भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन को इकट्ठे करने के लिए हम सिंपल car y = A लिख देंगे। एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि आप करैक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। एक करैक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में आएगा। अगर सिंगल कोट्स के बगैर आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो इंटीजर होगा, और अगर आप सिंगल कोट्स के बगैर कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो वो वेरिएबल का नाम कंसीडर होगा। तो आपको ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये करैक्टर की वैल्यू है, हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब हम आगे देखेंगे कि बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो बूलियन एक बाइनरी डेटा टाइप है, यानी इसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं। C++ के केस में ये 2 वैल्यूज ट्रू या फॉल्स होती हैं और इसके लिए C++ हमेशा 1 बाइट रिजर्व करवाती है। अब देखते हैं कि इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज किस तरह से करवाया जाता है। डिक्लेरेशन के लिए हम सेम वही कन्वेंशंस फॉलो करेंगे, बस यहाँ पर डेटा टाइप नेम चेंज हो जाएगा जो कि बूल है, बूल वेरिएबल नेम। यानी आप यहाँ पर अपने मन चाहे नेम को लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बूल y लिखा है। ये कमांड करेगी ये कि कंप्यूटर में 1 बाइट रिजर्व हो जाएगी, उसका नाम y होगा और उसमें सिर्फ बूलियन टाइप का डेटा स्टोर होगा। इसी तरह इनिशियलाइज करने के लिए भी हम सेम कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं बूलियन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, तो हम y = true लिख देंगे।
अब इन दोनों स्टेप्स को सेम स्टेप में, एक ही स्टेप में करने के लिए हम वही वाली कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए bool y इज इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे। अब एक बात जो मैं यहाँ स्पेसिफाई करना चाहूँगा वो ये है कि bool जो है वो इंटीजर्स को भी ट्रू या फॉल्स में कास्ट कर सकता है, यानी अगर इंटीजर 0 से ग्रेटर देन होगा तो bool हमेशा उसे ट्रू समझेगा, और अगर 0 होगा तो bool उसे फॉल्स कंसीडर करेगा। तो आइए अब हम चलते हैं फ्लोट की जानिब। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा काम सिर्फ इंटीजर से नहीं चल सकता, हमें अक्सर डेसिमल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी अशारिया वाले नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर आप 25 को 2 से डिवाइड करना चाहें तो 12.5 आता है। अगर आप C++ में ये करेंगे तो वो उसे 12 ही समझेगा। तो इस एरर को या इस नीड को पूरा करने के लिए हमने फ्लोट का डेटा टाइप मुतारफ़ करवाया। फ्लोट ऐसा डेटा टाइप है जिसमें पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ भी सेव करवाई जा सकती हैं। इसके लिए C++ 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करवाता है और इसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी पिछले वाले डेटा टाइप्स की तरह ही होती है, बस डेटा टाइप नेम जो है वो फ्लोट होता है। यानी डिक्लेयर करवाने के लिए हम फ्लोट y लिखेंगे, इनिशियलाइज के लिए हम y इज इक्वल टू 10.9 या जो भी हम फ्लोट की वैल्यू यानी पॉइंट वाला नंबर यहाँ पर सेव करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब हम चलते हैं डबल की जानिब। डबल भी दरअसल फ्लोट ही है, लेकिन इसका साइज जो है वो फ्लोट से डबल है, यानी ये 8 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करवाता है। इसकी डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइजेशन भी पिछले डेटा टाइप्स की तरह ही होती है, बस इनकी जगह पर डबल का कीवर्ड आ जाता है जो कि डेटा टाइप नेम है। इसको डिक्लेयर करवाने के लिए डबल y लिखना होता है और फिर y इज इक्वल टू 10.99 करके आप इसे इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों को एक स्टेप में करने के लिए भी आप वही कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे, यानी डबल y इज इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे या डबल वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे, जिस तरह से मैंने डबल y इज इक्वल टू 9.98898 ये नंबर लिखा है। अब हम देखते हैं कि C++ में इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है और मैं आपको कुछ डेटा टाइप्स के लिए उनकी आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो चलिए जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे अब उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हैश इंक्लूड डायोस्ट्रीम और ये जो 2 लाइंस हैं ये तो सलाम दुआ के लिए हैं, और मेन फंक्शन हमारी मेन बात यानी मेन मुद्दे के लिए होता है और इसके अंदर हम अपनी मेन बात लिखते हैं। तो आइए अब हम डेटा टाइप्स के ऊपर काम करते हैं। पहले हम इंटीजर इनिशियल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटीजर के लिए हम इंट लिखते हैं और नंबर मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है। सेमीकोलन आपको पता है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि C++ में हर सेंटेंस के आखिर पर सेमीकोलन लाजमी आता है। तो अब नंबर को इनिशियलाइज करवाने के लिए नंबर इज इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करवा कर देखते हैं। एंड आपको पता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि ये एंड ऑफ लाइन है। तो आइए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए हम ये वाली कमांड लिखेंगे। -o जो है ये हमारी एग्जीक्यूटेबल को हमारी मनपसंद का नाम देने के लिए है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हम कमांड सिर्फ यहाँ तक रन कर रहे थे, इतनी कमांड, जिससे हमारी डायरेक्टरी पर a.exe की फाइल बन जाती थी। लेकिन अब हम -o लिख के एक नाम अपनी exe फाइल का स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस नाम की exe बन जाएगी। तो चलिए ये कमांड रन करते हैं। हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद datatypes.exe की फाइल हमारे डायरेक्टरी पर बन जाएगी और इस डायरेक्टरी के ऊपर फाइल बनने के बाद हम उस फाइल का नेम और एक्सटेंशन यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमारा
प्रोग्राम रन हो सके। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे, इसकी आउटपुट, जैसे कि इसके प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक नंबर डिक्लेयर करवाया है और इनिशियलाइज करवाया है, तो वही आना चाहिए। तो एज पर एक्सपेक्टेड देखिए हमारी आउटपुट 10 आ गई है। हमने नंबर के अंदर 10 ही सेव करवाया था। तो चलिए अब इसमें हम किसी और डेटा टाइप को भी शामिल कर लेते हैं। लेट्स से हम फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट f इज इक्वल टू 10.5 और सेमीकोलन। अब इस फ्लोट को प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो f एंडल जैसा कि आपको याद है ये एंड ऑफ लाइन को शो करने के लिए है। अब चलिए पहले इसे सेव कर लेते हैं, फिर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड लिखते हैं, वही वाली कमांड। ये अब हमारी exe जो फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो अपडेट हो जाएगी और हमारे डायरेक्टरी पर datatypes.exe फाइल बन जाएगी। अब हम इसे रन करेंगे तो इसकी आउटपुट 10 और 10.5 आनी चाहिए। तो देखिए अब हमारी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आने ही वाली है। मैंने कमांड तो रन कर दी है। हाँ जी, देख लीजिए हमारी कमांड जो है वो 10 और 10.5 आ चुकी है। तो अब हम चलते हैं किसी और डेटा टाइप की जानिब। तो लेट्स से अब हम कर लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। तो लेट्स से अब कैरेक्टर डेटा टाइप को कर लेते हैं। कैरेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हम कार यूज़ करते हैं। मैं इसका नाम ch रख लेता हूँ और मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेप में करके इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाना बेहद ज़रूरी है। आप स्लाइड्स में लेक्चर में वापस जाकर वो पॉइंट सुन सकते हैं। तो चलिए अब इस कैरेक्टर को प्रिंट करवा कर देखते हैं। एंड इस फाइल को सेव किया, हम कमांड प्रॉम्प्ट में गए, दोबारा से वही कमांड रन की। हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो चुका। अब हम exe फाइल को रन करके देख लेते हैं। तो हमारी आउटपुट जो है वो अब आनी चाहिए 10 की अगली लाइन में 10.5 और फिर कैपिटल A प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये ही आउटपुट आती है या नहीं आती। तो लीजिए हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ चुकी 10, 10.5 और A जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो अब हम कोई और डेटा टाइप देख लेते हैं। पहले मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर लूँ। CLS कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर करने के लिए होता है। देखिए ये सारी कमांड्स क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने एडिटर की जानिब और यहाँ पर मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन के बारे में बताता हूँ कि देखिए अगर मैं एक डबल इनिशियलाइज करवाता हूँ A और उसके अंदर मैं सेव करवाता हूँ 100.99 और एक डबल मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ कैपिटल A और उसके अंदर मैं वैल्यू रखवाता हूँ 66.99। तो अब हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। पहले हम कैपिटल A प्रिंट करवाते हैं। एंडल काउट A एंडल। इसको सेव करके कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर सेम वही कमांड्स रन करते हैं। हमारा कोड कंपाइल होगा पहले, फिर इसकी आउटपुट आएगी। तो देख इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए आपके ख्याल में? जी हाँ, इसकी आउटपुट पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 10.5, फिर उसके बाद A प्रिंट होगा,
फिर उसके बाद कैपिटल ए वाला प्रिंट होगा 66.999 और फिर उसके बाद स्मॉल ए वाली वैल्यूज प्रिंट होंगी। इस तरह से हमने डबल को भी देख लिया। अब इसके बाद जो डेटा टाइप्स हैं वो डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं और बूलियंस वगैरह वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो लीजिए हमारी आउटपुट आ चुकी है। तो इस आउटपुट को आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए पहले प्रिंट करवाया था तो 66 ही पहले प्रिंट हुआ है, यानी C++ केस सेंसिटिव है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।